हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीटे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक था अ, प्रमुख वायरस यानी विषाणु जनित रोग। तो कल हमने जो है 8 नंबर तक यानी 8 रोगों के बारे में, यानी जो ये क्या थे, वायरस जनित रोग थे। तो वायरस जनित रोगों का अध्ययन किया था। इसको पूरा मतलब दस्ता कर देते हैं। हालांकि इन दोनों के बारे में आप जानते होंगे नंबर 9 में। तो इसमें प्रमुख लेते हैं, जैसे नाम सुना होगा आपने, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू ये कोरोना से पहले एक तरह से फैलता था बहुत ज्यादा मात्रा में, और मृत्यु का औसत ज्यादा था। तो स्वाइन फ्लू, और इसका जो होता है वायरस H1N1, H1 और N1 के नाम से इसको जाना जाता है। यानी था क्या है रियल में, ये इन्फ्लुएंजा ए था एक प्रकार से। इन्फ्लुएंजा ए, पहले इसका नाम इन्फ्लुएंजा ए के नाम से जाना जाता था वायरस। जो कल हमने जो अध्ययन किया था ना, इन्फ्लुएंजा यानी सर्दी जुकाम का, उसी का था। लेकिन बाद में इसने जीनोमिक परिवर्तन कर लिया, और इसका बाद में फिर नामकरण में बदलाव के कारण H1N1 नाम रखा गया इसका। ये और प्रभावित अंग क्या था, वही श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। तो ये जो हम जो अध्ययन कर रहे हैं 10 वायरस जनित रोग है, कोई सा भी एग्जाम में जाकर इन 10 में से आपके काम चल जाएगा, यानी इसमें से आ जाएगा नंबर 10। ये इसके इसमें कोरोना, 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 और इसका जो वायरस था उसको नाम दिया गया था कोविड, कोविड-19, यानी कोविड-19 इसको नाम दिया गया। हालांकि बाद में बदलाव के कारण जो सार्क नाम का और जो कोविड-2 था वो बहुत घातक सिद्ध हुआ था दूसरी वाली लहर में। लेकिन मेन जो नाम है ना वायरस का, तो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। और इसमें श्वसन तंत्र यानी फेफड़े प्रभावित होते हैं। में फेफड़े, हालांकि श्वसन तंत्र है लेकिन फेफड़े ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से ये वायरस जनित रोग है। और अगर बीच में भी कोई ऐसा आया तो उसको बीच में बताया, क्योंकि जितने भी ज्यादातर जो वायरस जनित रोग है वो सब आ चुके हैं इसमें ये। इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वह प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। तो देखिए, प्रोटोजोआ आप कुछ तो जानते हो, साइंस के स्टूडेंट समझ जाते हैं कि प्रोटोजोआ क्या है। सर्वप्रथम देखें तो संसार की जितने भी जो जंतु है उनको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे जंतु जगत, जंतु जगत, अब इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है नॉन कोर डेटा, नॉन कोर डेटा, एक होता है कोर डेटा। तो इसमें नॉन कोर डेटा तो रीड मतलब कशेरुक दंडहीन यानी मेरुदंडहीन, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं रहती है।
और इसमें मेरुदंड युक्त यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब इनको जो है 9 संघों में फाइलम का मतलब होता है संघ। फाइलम का मतलब होता है संघ। तो इसको 9 से या मान लो 10 संघों में बांटा गया। तो स्टार्टिंग जैसे 2 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक संघ आएंगे। इसमें जहां से शुरुआत होती है संघ की वो है प्रथम में प्रोटोजोआ। ये तो प्रोटोजोआ संघ का नाम है जो प्रारंभ यहाँ से होता है। मतलब किसी भी जो है ना जंतु जगत में मेरुदंड युक्त जो प्राणी बने भाई स्टार्टिंग में जैसे कहने का मतलब ये प्रोकैरियोटिक जीव बने थे यानी अल्प विकसित कोशिका वाले। और अल्प विकसित कोशिका वालों में आए वायरस आते हैं ये। और वायरसों से फिर किसका विकास हुआ? प्रोटोजोआ के जंतुओं का। तो इस प्रकार से संघ का नाम है। और इस प्रोटोजोआ संघ में जो भी जंतु आते हैं उसमें किसी में केंद्रक पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। लेकिन आनुवंशिक पदार्थ यानी कि कोशिकीय संरचना वाले होते हैं ज्यादातर ये, है ना। और वो कोशिकीय संरचना वाले जीव है वो कोशिका से बढ़कर के कार्य करते हैं। कोशिका से भी बढ़कर के कार्य करते यानी सारी जैविक क्रियाएं इसमें मात्र कोशिका के द्वारा होती है। तो वह है प्रोटोजोआ। तो इस प्रोटोजोआ संघ के अधिकांश जो प्राणी है कहीं तो समुद्र में पाए जाते हैं, कहीं पानी में पाए जाते हैं, कहीं हवा में पाए जाते हैं, कई मानव शरीर में पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। तो प्रोटोजोआ जनित रोगों में सबसे पहले जो आता है वह है मलेरिया। तो वही यहाँ भी रोग का नाम रोगजनक प्रभावित अंग। तो देखिए रोग का नाम है मलेरिया। तो इसका रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो कौन से संघ में शामिल है? प्रोटोजोआ संघ में शामिल है। तो प्लाज्मोडियम इसका रोगजनक है। और प्रभावित अंग होता है, सर्वप्रथम होता है इसका आरबीसी, यकृत और वृक्क। ये तो इस प्रकार से 3 इसके प्रभावित अंग। सर्वप्रथम आरबीसी का जो जीवद्रव्य है ना उसको खाता है। फिर आरबीसी को क्षति पहुंचाते हुए यकृत में जाता है और यकृत में अपना सुरक्षित ठिकाना बना लेता है। ये यकृत में जाने के बाद चाहे आप कितनी भी मेडिसिन खाते हैं तो उनका असर नहीं होता है। फिर इसके बाद में वृक्क, किडनी यानी ये डैमेज होने लगती है फिर इस प्रकार से। तो प्लाज्मोडियम है। अब यूं मत समझना आप कि ये मतलब मच्छरों से होता है। मच्छर सिर्फ जो होते हैं ना वो क्या करते हैं मतलब इसको फैलाते हैं, मलेरिया रोग को फैलाने का काम करते हैं यानी वाह का काम करते हैं। और उसमें भी सभी प्रकार के मच्छर नहीं होते। आज से दिमाग फिट कर लेना कि जब भी मच्छर काटता है तो काटने वाले मच्छर जो है वो क्या होते हैं? मादा ही होते हैं। वो मादा मच्छर ही काटते हैं। नर कभी भी नहीं काटते हैं क्योंकि उनमें क्षमता नहीं हो काटने की। वो सिर्फ फलों का इनका रस जो है चूस करके अपना मतलब जो है ना जीवन चक्र चलाते हैं। जबकि मादा मच्छर, अब वो चाहे मादा एनोफ्लीज हुआ है ना, मादा क्यूलेक्स हुआ, कोई सा भी मच्छर है, जैसे उदाहरण के रूप में इसका जो रोगवाहक है, इसका रोगवाहक यानी कि रोगवाहक ये होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर।
मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है उसके काटने से ये यानी संक्रमण करता है। सभी मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। जिस मच्छर की लार में या उसके अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम। अभी प्लाज्मोडियम कहाँ से आया, वही स्वस्थ मादा एनोफ्लीज मच्छर। जब किसी भी मलेरिया का जो रोगी उसका रक्त चूसेगा तो मलेरिया के जो है ना प्लाज्मोडियम की एक अवस्था का नाम है स्पोरोसाइट्स। तो वो जो स्पोरोसाइट्स होती है वो क्या है, उसको मतलब चूस लेता है और वो ब्लड से फिर वो मच्छर के अंदर आ जाती है। वही जब मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो स्पोरोजाइट जो है ना उसके ब्लड में डाल देता है और वहां पे जाने के बाद वो संक्रमण की अवस्थाएं बन जाती है बहुत सारी, और उसके कारण क्या होता है, फिर मलेरिया रोग होता है। तो अच्छी तरह से फिट कर लेना ये कि प्लाज्मोडियम तो सिर्फ रोगजनक है, लेकिन उसको जो फैलाने वाला वो रोगवाहक होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर। नर मच्छर कभी भी मनुष्यों को नहीं काटते हैं, मादा मच्छर ही मनुष्यों को काटते हैं, चाहे जानवरों को काटते हैं। क्यों काटते हैं, क्योंकि इनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन की पूर्ति ब्लड से करते हैं, क्योंकि जो अंडे रहते हैं ना उनको परिपक्वन करना होता है। तो इन क्योंकि अंडे जो होते हैं ना मादा एनोफ्लीज देते हैं और अंडों के परिपक्वन हेतु इनको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये जीवित मनुष्यों का या जीवित जो प्राणी उनका रक्त चूसते हैं। ये इस प्रकार से ये है इसका। और भी कई जानकारी इसमें बीच में अभी इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना अपन, तो ये इतना ही काफी है। इसके बाद ये दो चीजें तो याद रख लेना पर एक और इसमें देखो प्लाज्मोडियम जो होता है ये कई प्रकार, आप देखो बहुत से सिम्टम ऐसे रहते हैं जो डॉक्टर को अनुमान हो जाता है कि इसके मलेरिया रोग है, अपन को पता लग जाए, सर्दी लग करके बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, कपकपी लगना, निश्चित मलेरिया होगा। लेकिन फिर भी जो है मलेरिया कौन सा होगा, अब तो अपनी जानते मलेरिया एक है, लेकिन मलेरिया भी 4 प्रकार का होता है। कारण क्योंकि जो प्लाज्मोडियम होते हैं ना ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं। ये कितने आर जो साइंस के स्टूडेंट वो जानते हैं क्योंकि उन्होंने सीने में बीएससी में इसका अध्ययन किया होगा। तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो 4 प्रकार का, देखो प्लाज्मोडियम फेलसीफेरम, प्लाज्मोडियम फेलसीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं और इन चारों से ही जो है क्या होता है, 4 प्रकार के मलेरिया उत्पन्न होते हैं इनसे। इससे अलग मलेरिया होता है, इससे अलग मलेरिया। आमतौर पे जो होता है ना कॉमन मलेरिया जिसको कहते हैं ये वाला होता है, वो वाइवेक्स वाला। ये क्लोरोक्यून से ठीक हो जाता है। ये क्लोरोक्यून टेबलेट जो होती है, नाम सुना होगा आपने, क्लोरोक्यून जो टेबलेट है उससे ठीक हो जाता है ये। तो इसका पूरा नाम होता है क्लोरोक्यून फोस्फेट। ये 250 mg या 500 mg की आती है। डॉक्टर के साथ डोज में चलती है, ज़्यादा हो रहा हो, ज़्यादा इन्फेक्शन तो फिर 500 mg की 2 गोली दूध के साथ 100 में लेनी पड़ती है। और फेलसीफेरम बहुत सी बार ये जो है मस्तिष्क में चढ़ जाता है, ये वाला फेलसीफेरम वाला मस्तिष्क में चढ़ जाता है और घातक रहता है। और इसमें काम आती है क्यूनाइन सल्फेट, क्यूनाइन सल्फेट ये आती है 300 mg की। ये क्यूनाइन सल्फेट काम आती है इसमें। तो अगर ये हो रहा है तो ये वाली काम नहीं आएगी, और उसे अगर इस टाइप से ये हो रहा है तो ये वाली काम नहीं आएगी, क्योंकि ये मतलब रिसर्च किए गए जिसमें काम आती है जो। तो ज़्यादातर अपनी तरफ ही होते हैं। ओवेल भी होता है, इतना घातक नहीं होता है। मलेरिया सभी प्रकार के मच्छरों का मिला जुला सभी प्रकार के जो होते हैं ना ये प्लाज्मोडियम के मिला जुला रूप होता है। तो ये भी दक्षिणी भारत साइड पे पाया जाता है। अपनी तरफ होने वाले 2 ही हैं ये, इस प्रकार से हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं हम। और आजकल तो वैसे भी मलेरिया का पूरा ट्रीटमेंट वो पहले की तरह महामारी हम होते हैं नहीं होती है।
कोई जबरदस्ती ध्यान नहीं दे वो बात अलग रहती है। इसके बाद चलते हैं एमीबी पेचिस, एमीबाई पेचिस, अमीबाई भी कर सकते हैं, ए यानी मानो एमीबाइसिस, एमीबाइसिस यानी अमीबा के द्वारा होने वाला रोग है। तो इसको अमीबिए पेचिस भी कहते हैं और अमीबाई पेचिस भी कहते हैं। इसका जो होता है प्रमुख एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि ये आ गया ना, हालांकि उतार लिया होगा आपने ये। तो इसका रोगजनक होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। और इसका जो है प्रभावित अंग है आंत्र, आंत्र या आंत्र जो भी कहते हैं ना, बड़ी आंत्र छोटी आंत्र प्रभावित होती है इसमें, यानी उल्टी दस्त की प्रॉब्लम आती है इसमें, लगातार जाती है। कई बार जो है ना आंव भी निकलने लगे, यानी मलाशय का अंतिम भाग आंव कहलाता है, वो आ जाता है। कई बार है ना ब्लड भी आने लगता है, मल के साथ ब्लड आने लगता है। इसके बाद है अफ्रीकन निंद्रा रोग, तीसरा अफ्रीकन निंद्रा रोग, अफ्रीकन निंद्रा रोग। ये जो होता है अफ्रीकन अपनी साइड में होता है, सेट सी मक्खी होती है, उसके खाटने से होता है ये भी। इसका रोगजनक होता है ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस, एक बार फिर देखो, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस, ट्रिपेनो या पेनेसोमा, ट्रिपेनेसोमा गेम्बियंस, गेम्बियंस। इसका रोगवाहक क्या होता है, सेठ सी मक्खी होती है, रोगवाहक सेठ सी मक्खी, उसके खाटने से होता है। यानी इसका रोगजनक है ना, ट्रिपेनोसोमा की रोगजनक अवस्था इस मक्खी की लार में पाई जाती है, इस मक्खी के आमाशय में। सेठ सी है ना, सेठ सी समुद्र में पाई जाती है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के जो दक्षिणी अफ्रीका के वाले इलाकों के अलावा हिंद महासागर के इलाके में पाई जाती है। जब आवास से जैसे कोलंबस, वास्को डिगामा ये यात्राओं से गुजरे तो उनमें अधिकांश जो रोगी बनते थे किसके, इस अफ्रीकन निंद्रा रोग के। ज़्यादातर अफ्रीका के समुद्री इलाकों में पाई जाती है, लेकिन ये दूसरे इलाकों में भी फैल जाती है मक्खी। तो इस मक्खी में पाया जाता है। ये मक्खी जो है किसी मनुष्य को काटती है तो ये इसकी ट्रेपेनोसोमा ब्लड में चल जाती है, ब्लड से किसको प्रोवाइड करती है, तंत्रिका तंत्र को। इसलिए रोगी को लगातार ही नींद आती है। आवश्यक कार्य करने के लिए 1-2 घंटे जगता हो तो ठीक है, अन्यथा उसको हमेशा ही नींद आ रही होती है। और लगातार सोता रहने के कारण फीचे जो है ना क्या हो जाते हैं, मतलब फीचे छाले हो जाते हैं, और लगातार फिर नींद आने के कारण मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है इस प्रकार से। और इसमें प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र, यानी यूं मान लो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इसमें मुख्यतः। तो इस प्रकार का ये रोग है, इसका ये रोगजनक जरूर याद रखना। इसके बाद चलते काला आजार। प्रोटोजोआ से रोग सामान्य कम होते हैं, लेकिन होते हैं तो थोड़े वो घातक होते हैं, उनकी मतलब सीमा भी कम होती है। जैसे मलेरिया का होता तो लेकिन इतना घातक नहीं होता। एमीबाइसिस का भी ट्रीटमेंट, इसका भी ट्रीटमेंट है। तो इसके बाद क्या है, मतलब जो है ना नाम जो इस प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, तो उसका प्रमुख एक और है काला आजार। काला आजार ये भी एक प्रकार का क्या होता है, बुखार होता है, और ये होता है लिस्मानिया डोनोवनी से। इसका रोगजनक है लिस्मानिया
लिस्मानिया डोनोवनी लिस्मानिया डोनोवनी। तो ये सब किसके हैं? प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है ये। तो कालाजार लिस्मानिया डोनोवनी के कारण होता है, और इसमें जो प्रभावित अंग है वो है प्लीहा और यकृत। प्लीहा व यकृत, यानी इसमें प्रभावित होते हैं। लगातार बुखार आती है और इसमें ना कई बार जो होता है व्यक्ति की क्या है, मृत्यु हो जाती है प्लीहा और यकृत फेल होने के कारण। अचानक नहीं होती, कई लंबे समय तक चलता है तो, लेकिन आजकल इसका भी ट्रीटमेंट है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रमुख प्रोटोजोआ जनित रोग थे जिनका हमने अध्ययन किया। और कल शायद 2-4 और बचेंगे हेलमेंथी जनित रोग में, क्योंकि इसमें भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, चाहे आपके पीटीआई का एग्जाम हो, रीट का हो, तो इस टाइप के रोग आ जाते हैं। तो हेलमेंथी जनित में 3-4 हो गए, तो एक कल टॉपिक समाप्त हो जाएगा, बाकी कल पढ़ेंगे।